हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? ठीक हो? चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करते हैं अब, ठीक है? सेल वॉल से अभी तक रिवाइज कर लियो अच्छे से, सब समझ में आया है? ठीक है, तो चलो अब हम सेल वॉल से आगे कवर करते हैं, ठीक है? तो देखो सेल वॉल, देखो सेल वॉल क्या लिखा है? इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है? तो सेल वॉल किस में होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल होता है क्या? अरे क्लास में बताया हो ना, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है। जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, और वो कैसा होता है? परमिएबल होता है, ठीक है? याद रखना इस पॉइंट को। और ये सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये क्या करता है? सेल के कंटेंट को सेपरेट करता है सराउंडिंग से, और इट गिव शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये जो सेल वॉल होती हैं वो सेल को क्या करती हैं? एक शेप प्रोवाइड करती हैं और सेल का प्रोटेक्शन भी करती हैं, ठीक है? सेल वॉल परमिट द, क्या लिखा है? देखो सेल वॉल्स परमिट द सेल्स, ओके, ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, ठीक है? सेल वॉल जो होता है ब्रस्टिंग से भी उसको प्रोटेक्ट हेल्प करता है, ब्रस्टिंग ना होने दे, ठीक है? देखो अब आता है प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? जब भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं, इस प्रोसेस, देखो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब भी हम सेल को इसमें क्या होता है ना प्लाज्मोलिसिस में, कि प्लाज्मोलिसिस में वाटर जो होता है ना लॉस कर जाता है सेल से, मतलब कि जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे, अरे यार अभी बताया मैं, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं सेल क्या करता है? श्रिंक कर जाता है, ठीक है? उसी तरह ये भी है। अब देखो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है कि द न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? पोर होता है जो अलाउ करता है ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है? अंदर से बाहर वो पोर हेल्प करता है मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में। देखो जो न्यूक्लियस होती है ना, जो न्यूक्लियस होती है वो कंटेंट, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है? तो देखो न्यूक्लियस और तो न्यूक्लियस जो होता है ना हमारे न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ के सेल के सारे एक्टिविटी को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है? देखो जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, और ये प्ले करता है मेजर रोल इन द सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट में, ठीक है? देखो जो अब एक बात बताओ, जीन जानते हो क्या होता है? जीन्स, व्हाट इज जीन्स? बताओ। हाँ तुम ही पूछ रहे हैं, देख रहे हो ना तुम ही लोग, बताओ क्या होता है जीन? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है? देखो न्यूक्लियस जो होती हैं वो प्ले करती हैं एक इंपॉर्टेंट रोल किसमें? प्रोटीन के सिंथेसिस में और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, एंड और तो और ये प्ले करता है सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है? और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो अब्सेंट होती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट होता है, और न्यूक्लियर रीजन में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोइड, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है? अब बात बताओ, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में तो बचपन में पढ़े ही होंगे, क्या होता है बेसिक डिफिनेशन? कि प्रोकैरियोट्स में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं ना, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब देखो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या था? बैक्टीरिया। देखो ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब देखो जिस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा? यूकैरियोट्स होगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि साइज बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट, ठीक है? और यूकैरियोट्स में जो साइज होती है बहुत ही लार्ज होती हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल जो होती हैं वो सराउंडेड होती है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली अब्सेंट होती हैं। जो प्रोकैरियोट्स होता है ना उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो किससे होता है? फिजन से होगा और बडिंग से होगा, ठीक है? कोई माइटोसिस नहीं होता है। माइटोसिस मियोसिस पढ़े हो ना? चलो देखो, और यूकैरियोट्स में
सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस से भी होता है या फिर मियोसिस से हो सकता है। देखो अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होती है, फ्लूइड कंटेंट होता है कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस होता है जो ऑक्यूपाई कर लेता है पूरे इंटायर सेल को एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना इसको, साइटोप्लाज्म को। ठीक है, और देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली होती हैं जो परफॉर्म करती हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन सेल के लिए। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, क्या लिखा है? सेल ऑर्गेनेली। अब देखो सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? देखो सेल ऑर्गेनेली में क्या कौन कौन से आएंगे? अरे सब क्लास में डिस्कस हुआ है, सेल ऑर्गेनेली कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? ईआर, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कैरी आउट करते हैं कुछ क्रूशियल फंक्शन सेल में। ठीक है, अब देखो जितने भी सेल ऑर्गेनेली अभी यहाँ पे देख रहे हो, ईआर, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ईआर, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, जितने भी दिख रहा है ना, इन सब के बारे में अब डिटेल में देखेंगे हम लोग। ईआर, ईआर क्या होता है? ईआर मतलब क्या बोलते हैं? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझो इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखो ईआर जो होता है वो एक लार्ज नेटवर्क की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं और सीट हैं। ठीक है, इट सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस ऑर्गन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ठीक है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, या ठीक है। और तो और ईआर का फंक्शन क्या होता है कि इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। देखो दो टाइप की ईआर होती हैं, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। तो आरईआर क्या होता है? आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ क्यों होती हैं? क्योंकि इनके दीज आर रफ एट द सरफेस एंड एसोसिएटेड विद राइबोसोम, क्योंकि इनके सरफेस से क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात बताओ, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आरईआर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में। और एसईआर देखो स्मूथ होते हैं एट द सरफेस पे, ठीक है, और वो जुड़े नहीं होते हैं राइबोसोम के साथ। ठीक है, वो एसईआर के सरफेस से क्या होता है? राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तो और ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट मॉलिक्यूल या फिर लिपिड। और तो और ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? इसको समझो। देखो कुछ प्रोटीन लिपिड ऐसे होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, ईएफ से, और हेल्प करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, याद रखना है इसको। ईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप लोग गोल्गी अपरेटस। देखो गोल्गी अपरेटस के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलो थर्ड पार्ट में आगे गोल्गी अपरेटस हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। ठीक है, 5-6 मिनट का और है और आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो चलो बाकी अच्छे से रिवीजन करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।